খেলা হবে, দেখা হবে, জেতা হবে। दीदी और उनके साथियों की नींद उड़ी हुई है। तभी तो ये लोग कह रहे हैं इस बार खेला हो गए, खेला हो गए, खेला हो गए। বড় বড় ভাষণ দেন, এসে শুধু বলেন বাংলায় পরিবর্তন হোগা। আরে বাংলায় পরিবর্তন হবে না, বাংলায় তৃণমূল कांग्रेस থাকবে, পরিবর্তন দিল্লি में होगा, आपका जाना पड़ेगा। अच्छा हुआ आप गिरी नहीं, नहीं तो जिस राज्य में वो स्कूटी बनी है उस राज्य को ही अपना दुश्मन बना लेती। बंगाल ने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया? नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सबसे गर्मा गर्म बहस के शो दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 1.5 घंटे के अपने भाषण में बंगाल में सियासी बदलाव को लेकर बातें कही। तो खास बात उनमें यह रही कि उन्होंने ममता बनर्जी के नारे खेला होबे के जवाब में नया नारा दिया कि खेला खत्म। तो सवाल है कि क्या बंगाल में बीजेपी ने वाकई ममता बनर्जी के राजनीतिक खेल को खत्म कर दिया है, या 2 मई को चुनावी नतीजों के दिन ममता ही असली खेल खेलेंगी? चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे और हम आपको ममता बनर्जी की मोर्चाबंदी भी दिखाएंगे। लेकिन पहले सुनिए ममता पर प्रधानमंत्री मोदी के चुनिंदा हमले। दीदी और उनके साथियों की नींद उड़ी हुई है। तभी तो ये लोग कह रहे हैं इस बार खेला हो गए, खेला हो गए, खेला हो गए। वाकई ये लोग तो अनुभवी खिलाड़ी हैं, ये खूब खेलना जानते हैं, इन्होंने खूब खेला भी है। कौन से खेल बाकी छोड़ा है आपने? कितने ही घोटाले करके बंगाल के गरीबों को लूटा गया है, बंगाल की संपदा को लूटा गया है। आपने क्या बाकी छोड़ा है? यहां तो अम्फान पीड़ितों के लिए भेजी गई राहत भी लूट ली गई। टोलाबाजी, सिंडिकेट, कमीशन कट, आपने इन घोटाले किए हैं, इतने घोटाले किए हैं कि अपने आप में करप्शन ओलंपिक का खेल आयोजित हो जाए। आज बंगाल में मां माटी मानुष की क्या स्थिति है, ये आप भली भांति जानते हैं। मां पर गली गली में हमले होते हैं, घर में घुसकर मां पे हमले होते हैं। अभी हाल में जो 80 साल की बूढ़ी मां के साथ हुआ है, जो निर्ममता दिखाई गई है, उसने इन लोगों का क्रूर चेहरा पूरे भारत को दिखा दिया है। बीते 10 साल में बंगाल की शायद ही कोई मां है, शायद ही कोई बेटी है जो किसी न किसी अत्याचार के कारण रोई नहीं है। आज जो ये जनसागर मौजूद है, वो इस उम्मीद की, इस हौसले की
जीती जागती तस्वीर है। बांग्ला चाय उन्नति, बांग्ला चाय शांति, बांग्ला चाय प्रगतिशील बांग्ला, बांग्ला चाय सोनार बांग्ला। ये वो दीदी नहीं है जिन्होंने वामपंथ के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई थी। दीदी पर अब उनका अपना भी बस नहीं है। दीदी का रिमोट कंट्रोल अब कहीं और है। इसलिए वो ऐसी बातें कर रही है जो बंगाल की मूल सोच के विरुद्ध है, जो बंगाल की परंपरा के विरुद्ध है। आपने प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार सुनी, लेकिन आज के दिन ही सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। आज की बड़ी बहस के पहले ममता का मोदी पर वार सुनना भी जरूरी है। सुनिए। বড় বড় ভাষণ দেন, এসে শুধু বলেন বাংলায় পরিবর্তন হোগা। আরে বাংলায় পরিবর্তন হবে না, বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস থাকবে, পরিবর্তন দিল্লিতে হোগা। বাংলা তো সোনার বাংলা বানায়, बोलो दिल्ली को तो बेच दिया, दिल्ली का लाल किला को बेच दिया, कप्तान महल को बेच देंगे, इंडियन रेलवे को बेच दिया, बीएसएनएल को बेच दिया, कोल इंडिया को बेच दिया, डिफेंस को बेच दिया, एयर इंडिया को बेच दिया। आई कहा खाली इंडिया का नाम बदलना है आपका नाम पे, बाकी तो यही है। बीजेपी को हटाएंगे और जो हमसे टकराता है वो चूर-चूर हो जाए। तू डाल डाल मैं पात पात कुछ इसी तर्ज पर पश्चिम बंगाल की लड़ाई इस वक्त आगे बढ़ रही है, लेकिन आज का तापमान वहां पर काफी ज्यादा बढ़ा हुआ था। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं। सौरभ सिकदेर जो कि स्पोक्स पर्सन है बंगाल बीजेपी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। रिजू दत्ता टीएमसी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही अब निजेश अवस्थी जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो भी हमारे साथ, और आरएसएस के समर्थक जुड़ चुके हैं। लेकिन शुरुआत रिजू दत्ता आपसे ही करते हुए, खूब खेला हो चुका है और आप लोगों को तो खेलने की कुछ ज्यादा ही आदत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोलाबाजी, भ्रष्टाचार, ये तमाम आरोप मढ़ते हुए ये कहा कि अब खेला खत्म होने की बारी है। चित्रा जी, पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार। और प्रधानमंत्री जी के लिए आज मैं बहुत दुखी हूँ। पहला तो प्रधानमंत्री जी और सारे बीजेपी का काफिला मिलकर भी ब्रिगेड का ग्राउंड भरा नहीं पाए। इतनी बीजेपी बंगाल को इतनी बड़ी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी हमारे प्रधानमंत्री जी की। दूसरी चीज, उन्होंने कहा खेला खत्म। हाँ, मैं उनका समर्थन करता हूँ। आज ब्रिगेड ग्राउंड में उनका ये हास्यवत प्रदर्शन के बाद सच में बीजेपी का खेला खत्म हो गया बंगाल में। उन्होंने आपने पूछा सिंडिकेट और तोलाबाजी, तो आपको मैं बता दूं और दर्शकों को बता दूं, इस देश का सबसे बड़ा सिंडिकेट तो मोदी और शाह जी का सिंडिकेट है जो पूरा देश में चल रहा है। और कोरोना काल के बाद जो बजट हुआ जिसमें पूंजीपतियों के हाथ में पूरा देश को बेच दिया, तो मैं पूछना चाहता हूं कि वहां से कितना तोलाबाजी हुआ है, उसका भी तो जवाब दे। और लास्ट में उन्होंने कहा परिवर्तन होवे और सोनार बांग्ला बनावे। अरे सोनार बांग्ला बनाना तो दूर का सपना है, छोड़ दीजिए साहब। सोने के भारत में तो पेट्रोल 100 रुपए, गैस 900 रुपए और बेरोजगारी इतना ऊपर है, पहले उसको देख लीजिए। इस पर मैं जवाब लूंगी, लेकिन भीड़ की तस्वीरें और मंच की तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि भीड़ नहीं थी? ब्रिगेड से ज्यादा भीड़ तो दीदी का सिलीगुड़ी का रैली में था। आप थोड़ा आंकड़े देख लीजिए। और सिर्फ परिवर्तन के बारे में जो दीदी ने कहा, मैं वही आपके दर्शकों को बता दूं, परिवर्तन बंगाल में नहीं, बहुत जल्दी दिल्ली में परिवर्तन। सौरभ सिकदर साहब, आप जवाब दीजिए रिजू दत्ता के इन तमाम आरोपों पर। दीदी ने यह भी कहा है जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, क्या है जवाब इस पर? देखिए, मुश्किल ये है कि दीदी कब क्या बोल रही है दीदी खुद नहीं जानती है। आज जो भीड़ ब्रिगेड में हुआ है ये ऐतिहासिक है। इतना बड़ा ब्रिगेड में इतना बड़ा लोक समावेश ना पहले कलकत्ता कभी देखा था, ना आगे भी कभी देखेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ रिजू दत्ता जी को, रिजू दत्ता जी, आप जो ये सिंडिकेट और तोलाबाजी के बात करते हैं तो कम से कम अपना ओरिजिनलिटी कुछ बताइए।
आज ये भी हमारा ही आरोप को चोरी कर रहा है। चोरी करते करते टीएमसी का ये हाल हो गया कि आज स्लोगन भी हमारा चोरी कर रहे हैं, आरोप भी हम हमारा चोरी कर रहे हैं। अब जब पूरा बंगाल जान गए हैं कि तोलाबाज भाईपो कौन है, आपके सिंडिकेट चलाने के लिए आपके पार्टी रोज खाली होते जा रहा है। इलेक्शन डिक्लेयर हो गया उसके बाद भी रोज देखिए इतने लोग आ रहे हैं आपके पार्टी छोड़ छोड़ के। आपके पार्टी में जो लोग तृणमूल कांग्रेस का गठन किया था, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का स्थापना किया था, आज वो लोग भी रो रहा है खाली इसलिए कि आपके पार्टी तृणमूल कांग्रेस नहीं है, बैनर्जी प्राइवेट लिमिटेड बन गया है। तो बंगाल की जनता आज ब्रिगेड में दिखा दिया है कि आने वाले टाइम बांग्ला किसके होने जा रहा है और सोनार बांग्ला कौन बनाने जा रहे हैं। लेकिन मोदी जी का आज का ठीक है, सिलेंडर हाथ में लेकर वो आगे बढ़ते हुए एक औपचारिक तौर पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया और कहा कि इसके दाम कब कम किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि परिवर्तन बंगाल में नहीं अब दिल्ली में होगा। जल्दी से इस पर आपका रिएक्शन। हाँ, चित्रा जी, कुछ दिन पहले जब बंगाल के लोग आलू तक नहीं खरीद पा रहे थे तो ये 20 रुपया में पाउच में दारू बेच रहे थे, तब तो उनको ये सब नहीं आया कि कम से कम बंगाल के लोग चावल और आलू ठीक से खिला दे। और आज गैस और पेट्रोल के लेके बात करते हैं तो वो अपना सब्सिडी क्यों नहीं छोड़ दिया इतने दिन जब सत्ते में थे। अगर इतने बंगाल के लोगों के लिए दुख था तो बाकी चीज में छोड़ के आज इसमें क्यों नहीं गया। लोगों के पास आज दूध छोड़ के आपने पूरा युवाओं को तो दारू थमा दिया है। और बात करते हैं पेट्रोल डीजल का, पेट्रोल डीजल में सेस कैसे लगता है, वो पैसा कहाँ जाता है, ये जनता आज जानते हैं। तो ये लेके कोई फायदा नहीं हो। जल्दी से कमेंट कीजिए रिजू दत्ता जी। सोनार बांग्ला तो बंद कर रहेगा ये भी कहा है प्रधानमंत्री ने। जल्दी हाँ, मैं जल्दी यही बोलना चाहता हूँ कि आपके सारे दर्शकों को कि सबके पास स्मार्टफोन है, गूगल सर्च में जाके ममता बनर्जी ब्रिगेड टाइप कर लीजिए, ब्रिगेड कैसे भराया जाता है इन लोगों को पता चल जाएगा। अभी सौरभ सिकदार जी ने कहा सेस का पैसा कहाँ जाता है। प्रॉब्लम ये है कि ये लोग पॉलिटिक्स में आ गया पर पॉलिटिक्स का पढ़ाई नहीं किया। सेस का पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, स्टेट को नहीं। ठीक है, और दूसरा मुझे सिर्फ इतना चीज त्रिवेदी जी को थोड़ा सांस लेने में आसानी हो रहा है। और दूसरा चीज है, इन लोग बोल रहे हैं ममता बनर्जी तो फ्री में चावल दे रहे हैं, पर उस चावल को उबालने के लिए 900 रुपए में सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है। और ये लोग बोल रहे हैं नेता छोड़ के जा रहे हैं। दिल्ली याद कीजिए, 27 एमएलए चले गए थे आपसे, कितना बड़ा तमाचा पड़ा था बीजेपी को याद है। यहाँ पर तो मुंह लाल होने वाला है उनका 2 मई को, याद रखिएगा। रिजू दत्ता जी, बंगाल में एक के बाद एक और अब तो मिथुन चक्रवर्ती भी शामिल हो गए आज। चला गया। ठीक है, इस पर आप बोलेगा। सुप्रिया सुनेत को जोड़ना चाह रही है, जल्दी से मैं उनको शामिल करते हुए अपनी जेश जी उसके फौरन बाद में आपके पास आऊंगी। सुप्रिया, आज कांग्रेस पर भी जमकर बरसे प्रधानमंत्री और ये कहा कि बंगाल अगर आज इतना पिछड़ा खड़ा हुआ है तो उसके पीछे की एक बड़ी वजह कांग्रेस है जिसने लंबे अरसे तक बंगाल में शासन किया और उनको जनता इस बार भी सबक सिखाएगी, ये भी कहा। असल में मोदी जी बोलते बोलते ये भूल जाते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। वो ये भूल जाते हैं कि जिन जगहों पर जाकर वो चुनाव प्रचार करते हैं उनकी टो नहीं लेते हैं। वो डबल इंजन की अपनी सरकारों का ट्रैक रिकॉर्ड भूल जाते हैं, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, गोवा हो, जहां की सरकार आप देख लीजिए। वो तो डबल इंजन की बात करते थे। क्या बिहार हो, क्या हो रहा है डबल इंजन की सरकारों में? डबल इंजन की सरकारों में त्राहिमाम मचा हुआ है। मैं इधर उधर की बातें नहीं करूंगी, प्रवक्ता लोग आपस में लड़े, इन लोग का धर्म और काम है लड़ना, मैं ये सब बातें नहीं करना चाहती हूं। बंगाल इसी देश का हिस्सा है और इसी देश में सबसे बड़ी समस्याएं आज क्या हैं? आज बेरोजगारी बड़ी समस्या है, आज अर्थव्यवस्था का पूरी तरह से चरमरा कर ध्वस्त हो जाना सबसे बड़ी समस्या है। आज मुझे लगता है बहुत बड़ी समस्या बेरोजगारी के अलावा महंगाई है, कमर तोड़ महंगाई है। 82 करोड़ लोग इस देश में 2 किलो चावल 2 रुपए पर चावल लेने को मजबूर है। क्या वो 850 का सिलेंडर दे सकते हैं? और जब ये सरकार बात करती है उज्ज्वला की तो वो क्यों नहीं बताती है कि सिलेंडर पर इन्होंने सब्सिडी खत्म कर दी है? आज मार्केट प्राइस और कंट्रोल्ड प्राइस एक है, इस पर सवाल क्यों नहीं उठता है?
चली जाइए कहीं पर सिलेंडर लेने, सब्सिडी मिल जाए तो आके मुझे बताइएगा। कहीं पर कोई सब्सिडी अब है ही नहीं, क्योंकि सब्सिडी समाप्त कर दी गई है। 100 रुपए पर पेट्रोल बिक रहा है, डीजल 90 के पार होने वाला है। ये किस तरह की बातें हो रही हैं? मूल मुद्दे पर बात होगी या नहीं होगी? बड़ी आपने सरकार बिहार और उत्तर प्रदेश में चला ली, कितना रोजगार बना दिया वहां पर। और टीएमसी को थोड़ा बहुत तो सोचकर बोलना ही चाहिए। जिस तरह का करप्शन टीएमसी की गवर्नमेंट में खबरें आती हैं, जिस तरह की कट मनी की खबर आती है, ये कुशासन के प्रतीक है। और मुझे लगता है एक कोई विभाजन करने पे चला जाता है, जो बताता था कि कपड़ों से पहचान लेते हैं लोगों को, और एक जाके वहां पर कुशासन की बात हो रही है। तो कहीं पर तो देश को थोड़ी निजात चाहिए इन सब चीजों से। प्रधानमंत्री जब जाके वहां पे ब्रिगेड मैदान या जहां पर भी जाकर प्रचार प्रसार करते हैं, वो अपने ही ट्रैक रिकॉर्ड को भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि भैया बेरोजगारी आपकी नाक के नीचे बढ़ रही है, पेट्रोल आपकी नाक के नीचे 100 हो गया, सिलेंडर पर सब्सिडी आपकी नाक के नीचे खत्म हो गई। सौरभ जी इस पर जवाब दीजिए। लेकिन दीजिए। सुप्रिया श्रीनेत, एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगी। आपने कहा कि प्रवक्ता लोग आपस में लड़ते रहे, कांग्रेस पार्टी अपने आप को लड़ाई में नहीं मान रही है क्या? वहां पर नंबर 1 के लड़ाई पे है ही नहीं ना, पूरा देश में भी लड़ाई पे नहीं है, बिल्कुल मान रहे, लड़ाई पे नहीं है। उन्होंने सच को कहा है। टर्न मेरा है बोलने का, चुप रहिए, शांत रहिए। इनसे कहिए दवाई खा के आया करें, इतना हाय तौबा ना मचाया करें। बीपी की दवाई खा के प्रवक्ताओं को आनी चाहिए। ऐसा है, मैंने कहा कि मेरे ख्याल से दवाई आपको खाना चाहिए। मैं इन लोगों के साथ तू मैं नहीं करूंगी। वैसे भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप जवाब दीजिए। की बातें कहेंगे लोग आके, ये किस तरह की टिप्पणी आप कर रहे हैं? अभी तो उन्होंने कुछ कहा भी नहीं है, चुनाव जीत जाइए। अभी तो उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। आप आगे बोलिए। आपका 0 है। ठीक है, आप जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, फिर मैं सौरभ के पास जाती हूं। हम बिल्कुल लड़ाई में हैं। आप देखिएगा हम कैसे विकल्प बन के उभरते हैं। आपके नेताजी लोग क्यों नहीं पहुंच रहे हैं वहां पर? विभाजनकारी नीतियां और उनका कुशासन। न राहुल गांधी, न प्रियंका गांधी, न सोनिया गांधी, गांधी परिवार से तो अभी कोई पहुंचा भी नहीं है बंगाल में। 92 सीट जिन पर हम चुनाव लड़ रहे हैं वो लास्ट वाले फेजेस में आते हैं, क्योंकि बंगाल में तो अद्भुत तरीके से 8 फेज में चुनाव भी कराया जा रहा है। तो जब वो फेजेस निकट आएंगे, हमारे लीडर्स बिल्कुल वहां जाएंगे, आप उनको देखिएगा, क्योंकि उनके जाने से तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगी बंगाल। मतलब सिर्फ चुनावों के दरमियान ही जाएंगे वहां पर लीडर, आपकी बात समझ गए। सौरभ जी जल्दी से जवाब दीजिए। उन्होंने कहा महंगाई के मूल मुद्दे पर क्यों नहीं बात होती है? मोदी जी चुनाव के लिए ही गए ना, या ठीक एक मिनट, मोदी जी चुनाव प्रचार करने गए ना, ये कांग्रेस का प्रवक्ता जो मैडम बैठी हुई है, क्या मेरे को फिर बात कर रही है? अब मैं कांग्रेस का प्रवक्ता मैडम जो बैठी हुई है, 23 जनवरी को वो गए थे और उसके बाद वो हुगली में गए थे। ठीक है, मैं अब आगे बढ़ते हुए अब इससे आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैंने हाल फिलहाल में अभी आपके बड़े नेताओं को वहां पर जाते हुए नहीं देखा। प्रचार ही कर रहे हैं। मैंने हाल फिलहाल में आपके बड़े नेताओं को, तो क्या मतलब पहले और दूसरे चरण में कांग्रेस का कोई कैंडिडेट ही नहीं है और अपने सहयोगियों के लिए भी नहीं पहुंचेगी कांग्रेस? सिर्फ अपने ही नेताओं को जिताने के लिए राहुल गांधी पहुंचेंगे? आप यही बातें कह रही हैं? कांग्रेस का महंगाई के मूल मुद्दे पर बात क्यों नहीं की जाती? बंगाल में 2 जिला के बाहर जबरदस्ती प्रस्तुत कर रही है। आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आप डिसाइड करिएगा राहुल जी जाएंगे या हम डिसाइड करेंगे। अरे वहाँ की जनता पूछ रही है, जो कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता है कि कब आ रहे हैं हमारे नेताजी। मैंने उनका सवाल आप तक पहुँचा दिया, उन्हीं का सवाल था, मैंने आप तक पहुँचा दिया, क्योंकि ग्राउंड जीरो से मैं होकर आ रही हूँ, मैं होकर आ रही हूँ, इस वजह से ये सवाल पूछा। ठीक है, अब सौरभ की बात। ठीक है, मैं भी बंगाल बहुत बार होकर आ चुकी हूँ। ठीक है मैम, हो गई आपकी बात। बोलिए जल्दी से सौरभ जी, महंगाई के मुद्दे पर। ऐसा है, बहस करने बंगाल में 2 जिले के बाहर, मालदा और मुर्शिदाबाद के बाहर, वैसे कांग्रेस तो नोटा से लड़ेगा, यह हर पूरा बंगाल जानता है। ये चुनाव जो है टीएमसी और नो टीएमसी पे लड़ा जा रहा है। और आप कहाँ कांग्रेस यहाँ पे, कांग्रेस का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है इस चुनाव बनाने वाला कौन है? और दूसरी बात है मैडम आप सुन लीजिए, मैं आपका इज्जत करता हूँ, थोड़ा सुन लीजिए। आप सुन लीजिए, कांग्रेस का मैडम आवाज मत ऊंचा कीजिए, आपसे ज्यादा चिल्ला मैं सकता हूँ, कृपया सुनिए। मेरा शिष्टता को आप कमजोरी मत समझिए, मेरा शिष्टता को आप कमजोरी मत समझिए। बेरोजगारी 10 साल यूपीए के सरकार में बेरोजगारी का सारा रिकॉर्ड आपने कैसे तोड़ा है वो भारत की जनता ने देखा है। और इसीलिए आज भी आप 2 डिजिट का पार्टी बन के खड़े हैं, इसीलिए आप अभी भी 2 डिजिट का मत बन के खड़े। राहुल गांधी जी जाकर मछली पकड़े, राहुल गांधी जी जाकर मछली पकड़े, जब मछली पकड़ना हो जाएगा तब बंगाल भेज दीजिएगा उसको।
बेवकूफी की बेरोजगारी लेके बात करना कांग्रेस को शोभा नहीं देता है। 10 साल में क्यों भाई 10 साल में जो बेरोजगारी का सारा रिकॉर्ड आपने तोड़ा है, महंगाई का जो सारा रिकॉर्ड आपने तोड़ा है, उसके बाद बेरोजगारी को लेकर बात कैसे करते हैं? इन महाशयों को आपके सरकार ने अपने कितना रोजगार पैदा किया है? एक एक करके मुझे लग रहा है एक एक करके अपनी बातें कहेंगे, दोनों लोग बोलेंगे तो बात समझ में नहीं आ पाएगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सौरभ जी आपने अब ब्रिजेश अवस्थी में आपको लेकर आना चाहूंगी। ममता बनर्जी ने ये कहा है कि बंगाल बचाने का चुनाव है इस बार। का भी ज्ञान नहीं है। ठीक है मैम, मैं लौट रही हूँ, आंकड़ों का ज्ञान नहीं है, आप बता दीजिएगा सही आंकड़े, मैं फौरन लौट रही हूँ। अब ब्रिजेश अवस्थी जी 7% बेरोजगारी का दर इनको बता दीजिए, इनको इन्फॉर्म कर दीजिए जरा। 7% बेरोजगारी। ठीक है सुप्रिया सुनील जी अब इसी सवाल पर मेरा जवाब दे दीजिए। एक सेकंड मैम, एक सेकंड। आपने महत्वपूर्ण बातें कही, महंगाई, रोजगार, ये तमाम मुद्दे भी उठा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी को लोग विकल्प क्यों नहीं मान रहे हैं, यह भी तो बड़ा सवाल है। आप यहाँ पर जितनी भी बातें टीवी चैनल पर कर ले, आप बंगाल की धरती पर जाएंगी, वहां पर मुख्य लड़ाई टीएमसी और बीजेपी में ही नजर आती है। इस बात को क्यों नहीं समझती हैं आप लोग, और यहाँ पर बैठकर एंकर पर और बाकी लोगों पर भड़केंगी? नहीं, हम बिल्कुल समझते हैं, हमारा गठबंधन है वहां पर, हमारा गठबंधन है वहां पर, हम अपने शक्ति से और सामर्थ्य से बिल्कुल लड़ रहे हैं। मैं टीवी स्टूडियो में बैठ के थोड़ी डिसाइड करूंगी हम विकल्प है कि नहीं है। आप एक के बाद एक चुनाव देख लीजिए, बीजेपी ने सिर्फ पैसे से और हॉर्स ट्रेडिंग से चुनाव जीते हैं। अब वही बात है कि आप अगर चुनाव जीते हैं तो ईमानदारी से चुनाव, बीजेपी अगर जीते तो इस तरीके से चुनाव। ठीक है मैम, आपकी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब विजय अवस्थी की बात हो जाए, अब विजय अवस्थी की एक बार बात हो जाए। अब विजय अवस्थी सब लोग शांत रहेंगे, एक बार अब विजय अवस्थी की बात हो जाए, वो बहुत देर से नहीं बोले हैं। बंगाल बचाने का चुनाव है ये, ममता बनर्जी बोल रही हैं। अब निजेश जी मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ और मैं चाहता भी हूँ कि कोई बीच में ना बोले। ठीक है, जो भी मुझे बोलना है वो बोल करके दर्शक सुने, आपके इतना पर्याप्त है मेरे लिए। चित्रा जी बड़ी साफ सी बात है, पहले 3 दशक तक लेफ्ट फ्रंट का वहां पर शासन रहा और पिछले 10 सालों से ममता बनर्जी का शासन। आप किसी भी आंकड़े की दृष्टि से, स्थिति की दृष्टि से, परिस्थिति की दृष्टि से, बंगाल का जो इतिहास था उस दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से आकलन कर लीजिए, क्या बंगाल में पिछले 40 वर्षों में निश्चित रूप से बंगाल क्या और पिछड़ता नहीं किया। एक समय बंगाल वो था जिसके बारे में कहा जाता, और ये सच था कि जो आज बंगाल सोचता है वो देश कल सोचता है। बंगाल कला, संस्कृति, साहित्य, व्यापार, उद्योग, इन सब में नंबर 1 होता था, पूर्वोत्तर का केंद्र होता था। फिल्मी गानों में कलकत्ता का नाम होता था। लोग कहते थे कि परदेश जाने का मतलब कलकत्ता जाना है, जहां पर नौकरी मिलती है, रोजगार मिलता है। क्या 40 वर्षों में लगातार इस तरीके से बंगाल का ह्रास नहीं हुआ है? क्या अगर ह्रास हुआ है तो उसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? उसके लिए जिम्मेदारी लेने वाला भी बनना चाहिए। जिसने सरकार चलाई, जिसने शासन चलाया, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उस बात की जिम्मेदारी ले। और जहां तक आप चित्रा जी कांग्रेस की प्रवक्ता से सवाल ना पूछिए, आपके ऊपर ही आरोप लग जाएंगे। और आंकड़ों की बात कीजिए, बड़ी साफ सी बात है, 1 साल कोरोना काल को छोड़ दीजिए, और कोरोना काल के बाद भी अगर आप देखेंगे तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो है भारत की, जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने कहा है, मैं भारत की एजेंसियों की बात भी नहीं कर रहा जहां पे सरकारी आंकड़े हों, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां जिनकी बाकायदा क्रेडिबिलिटी है, उन्होंने भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भारत की बताया, चाइना से भी ज्यादा बताया। इसलिए आज ये टेलीविजन चैनल में बैठ करके कोई कुछ भी कह ले, लेकिन वास्तविकता ये है कि जिस तरीके से भारत विकास कर रहा है, जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, पूरे विश्व में भारत की तरफ, पूरा विश्व भारत की तरफ टकटकी लगा करके देख रहा है। इसमें कहीं कोई किसी तरीके की दो राय नहीं। रिजु दत्ता जी जवाब दीजिए, भारत की ओर टकटकी लगाकर विश्व देख रहा है। और आज ये अवस्थी जी को इतना बता देना चाहता हूं कि अवस्थी जी ने जो बातें कही हैं, तो मैं उनको बता दूं कि बंगाल पिछले 6 सालों में 5 बार किसान योजना में नंबर 1 है, और वो अवार्ड दिया है केंद्रीय सरकार ने। एमएसएमई, मनरेगा, लोन डिस्बर्शन टू स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज में बंगाल नंबर 1 है। ई गवर्नेंस, ई टेंडरिंग में नंबर 1 है, जो केंद्र सरकार ने अवार्ड दिया है। और बंगाल में ऐसे कुछ स्कीम्स है दीदी के, जैसे कन्याश्री, शोभोक्षाती, जिनको यूनाइटेड नेशंस ने अवार्ड दिया है। सर, यहाँ तो उजाले के सिलेंडर भी 900 में खरीदना पड़ता है। नंबर 1 इतना अवार्ड पाकर 2019 में आपका ये हाल क्यों हो गया फिर? क्योंकि मैं बता रहा हूं, क्योंकि उसमें लॉजिस्टिक्स ये था कि देश के हित में देश का चेहरा था मोदी जी, और उनके खिलाफ कोई चेहरा नहीं था। ये सीधा बात है। इसलिए लोगों ने कहा देश के हित में चलो ये जब चेहरा है। 2021 में जब बंगाल, रिजु दत्ता जी क्यों कह रहे हैं अभी कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी है यहाँ पर? ममता बनर्जी के सामने कौन चेहरा है? कोई चेहरा ही नहीं है। मोदी जी तो यहाँ मुख्यमंत्री नहीं बनने आएंगे, ना ही राहुल जी। उनके पास तो बहुत सारे चेहरे हैं, आज तो मिथुन दावे शामिल हो गए। हाँ चित्रा जी, ये सही बात है, उनके पास सीएम के बहुत चेहरे हैं, इसीलिए उनके पास डिक्लेयर करने
करने के लिए कोई चेहरा नहीं। ये आपने सही बात कहा। और विकास की बात को लेके मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि श्री राम जी के भारतवर्ष में इतना विकास हुआ है कि यहाँ का पेट्रोल नेपाल, भूटान और पाकिस्तान से भी ज्यादा महंगा है और यहाँ का जीडीपी। चलिए ठीक है, सौरभ सिकदर से इसका मैं जवाब लूंगी। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुप्रिया श्रीनेत भी हमारे साथ बनी हुई है, आप ब्रिजेश अवस्थी भी, रिजु दत्ता भी। चर्चा यहीं से आगे लिए चलेंगे, लेकिन एक और नारा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बुलंद किया गया। कहा गया 2019 के लोकसभा चुनावों में टीएमसी हाफ, इस बार पूरी तरह से साफ। क्या ऐसा होगा या फिर 2 मई को स्थिति बदल जाएगी? यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में 20 दिन बाकी है, लेकिन आज राजनीतिक तापमान पूरी तरह से पश्चिम बंगाल का बढ़ा रहा। एक तरफ जहां ममता बनर्जी सिलीगुड़ी में मौजूद रहकर बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले करती रही, तो वहीं दूसरी तरफ कोलकाता के परेड ग्राउंड से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी है, जिसको लेकर लगातार दंगल में आप चर्चा देख रहे हैं। यहां पर सीधे रिजु दत्ता जी, मैं आपके पास आते हुए, एक तो ममता दीदी के स्कूटी पर भी प्रधानमंत्री ने तंज कसा, कहा कि अब नंदीग्राम में ही जाकर उनकी स्कूटी गिरनी है, तो इस पर हम क्या कह सकते हैं? इसके अलावा उन्होंने देखिए और न्याय का नारा बुलंद किया। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार और नहीं, तोलाबाजी और नहीं, कट मनी और नहीं, सिंडिकेट और नहीं, बेरोजगारी और नहीं, हिंसा, आतंक, इन सबको कहते हुए ये कहा कि अब और नहीं, 2 तारीख आखिरी तारीख होगी इसके लिए। ममता दीदी गई और इससे छुटकारा मिला। क्या है इस पर टिप्पणी आपकी? देखिए, मेरा जवाब ये है कि एक कहावत है हिंदी में, मैं पूरा नहीं कहूंगा, समझ जाएंगे दर्शक, कि अपनी गली में वो भी शेर होते हैं। तो ममता बनर्जी तो अपना कंफर्टेबल सीट जहां से वो इतनी बार जीत चुके, वो छोड़ के तो उनके गढ़ में जाके लड़ाई लड़ रही है। और रहा बात 2 तारीख का, तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा चित्रा जी कि आप आज आपकी जो जैकेट है ये आप संभाल के रख लीजिएगा, ड्राई क्लीनिंग करके 2 मई को पहन लीजिएगा, क्योंकि यही हमारा कलर है, आप पे बहुत जचेगा उस दिन। तो मोदी जी को भी उस दिन जवाब मिल जाएगा। और नहीं, ये तो देखिए, उनका अगर सैफरन कलर का गुलाल है, हमारा भी तो हरा रंग का गुलाल है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है, किताबों में टीएमसी, ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए, बोलिए। और तीसरा बात इन्होंने जो कहा R9, तो मैं भी कहना चाहता हूँ R9 बीजेपी, R9 महंगाई, R9 मोदी शाह, R9 ये जो राम राज्य में जो ये लोग भगवान का नाम को लेकर बदनाम करे, ये भी R9। बंगाल में R9 बीजेपी, भारत में R9 बीजेपी, और महंगाई में R9 बीजेपी, और अन्याय में भी R9 बीजेपी। परिवर्तन फिर से मैं बोल रहा हूँ, बंगाल में नहीं होगा, दिल्ली में परिवर्तन होने वाला है। दिल्ली में परिवर्तन होगा सौरभ जी। उन्होंने साथ ही बार बार ममता बनर्जी का वो नारा भी कि जो हमसे टकराएगा, ये भी उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें हैं जिसको बेच दिया गया, हम खेलेंगे, जीतेंगे और देखेंगे। आज ये कहा है ममता बनर्जी ने। रिजू भाई ने अभी एक वो कहावत सुनाया, तो मैं भी एक कहावत सुनाना चाहता हूँ। बाकी हम भी आधा ही कहेंगे, हाथी चले हजार और बाजार। तो जो भी है, बंगाल में ऐसा है कि R9 अन्याय और ये नारा जो लगा रहे हैं, हम तो बीजेपी करते हैं, हम तो लगाएंगे। पश्चिम बंगाल का आम आदमी भी लगा रहा है, लेकिन उनका टीएमसी छोड़ के जो आ रहे हैं वो भी क्यों लगा, यही नारा लगाते आ रहे हैं हमारे पास। आज जो लोग टीएमसी दल को बनाए थे, जो क्योंकि चोरों का अपने खून पसीना से, दादा मैं आपके टाइम पे नहीं बोला था रिजुदा, प्लीज आप बोलिए सर, बोलिए सौरभ दा, बोलिए। हाँ, तो हम यही बोल रहे हैं कि जो आपके दल में भी है, जो आप पे नाराज हो रहा है, जो अपना स्वाभिमान को जिसको ठेस पहुंच रहा है, वो भी यही नारा लगाते हुए हमारे पास आ रहा है। मतलब ये नारा जो है बंगाल के आम जनता का दिल का नारा बन गया है। R9 अन्याय, R9 तोलाबाजी, R9 सिंडिकेट राज, R9 पीछी भाईपो राज। अब 2 तारीख को जो होगा जनता तैयार करेंगे। लेकिन रिजू भाई, आपका मुख्यमंत्री कौन होगा? बारात तो आपने अच्छी से जाली है, दूल्हा कौन होगा ये तो आप बता नहीं रहे हैं। चित्रा जी आप वरिष्ठ पत्रकार है, आप वरिष्ठ पत्रकार है और पूरा भारत का राजनीति का खबर दिखाते हैं। आपको तो मैं 10 इंस्टेंस अभी गिना दूंगा जहां पे सरकार बनने के बाद हमारा मुख्यमंत्री हुआ है, और तृणमूल कांग्रेस का बंगाल के बाहर कुछ है नहीं, तो उसके पास एक ही लीडर है, उसको लेके बात करते हैं। हम यहाँ बैठ के 10 स्टेट का नाम गिना देते हैं, चुनाव जीते हैं और जीतने के बाद पार्टी तैयार किया है। हमारा मुख्यमंत्री तो आम जनता है। हम आम जनता हमको 2 मई में बिठाएगा सत्ता में, फिर पार्टी तैयार करेगा कौन मुख्यमंत्री होगा। आपको क्यों दिक्कत हो रहा है?
आप एक चीज बताइए रिजू जी, क्या आप मेरे संग मेरे आवाज में आवाज मिला के बोलेंगे कि आप भी एक बंगाली होने के नाते चाहता है कि बंगाल का हर वोटर वोट दे पाए, ये निश्चित करेंगे? अगर ये बताइए, हर वोटर वोट दे पाए, कोई उसको वोट देने के लिए ना रोके, कोई वोट देने से पहले उसको ना धमकाए, कोई एक दिन पहले उसके घर में जाके ना बोले कि तुम कल वोट नहीं देने जाएगा। पूरी की पूरी मशीनरी को टीएमसी किस तरह से घुमा देती है, इसी पर निशाना साध रहे हैं रिजू दत्ता। जल्दी से एक लाइन में जवाब, सुप्रिया श्रीनेत कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए। एक लाइन में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता वोट देती है, देंगी भी आगे चल के, और बंगाल की जनता तो दीदी को ही वोट देंगी जो उनकी बंगाल की बेटी है। और आपने पूछा इनको कि दूल्हा कौन बनेगा, मैं सिर्फ आपके दर्शकों को बता दूं कि दूल्हा तो छोड़ दीजिए, घोड़ी और बाजा का भी इंतजाम नहीं है, दूल्हा तो बहुत दूर की बात है। रिजुदा एक पंचायत चुनाव में रुके थे, उसका परिणाम देख लिया, लोकसभा में आपने हाफ हो गया। इस बार वो कोशिश मत करना, फिर भैया यहाँ पर आपका 60 से पार नहीं होगा। आप पहले नंदीग्राम छोड़ के 294 सीट के बारे में छोड़िए, सोचिए, क्योंकि उस पे होगा। चलिए ठीक है, अब सुप्रिया श्रीनेत को लेकर आते हैं। सुप्रिया, ये लोग तो अपनी लड़ाई में लड़े हुए हैं, लेकिन अब आपकी बारी है। ये बताइए, कांग्रेस पार्टी या फिर आपके पार्टी का अगर जीतती है तो फिर कौन होगा बड़ा चेहरा जो ममता बनर्जी के सामने खड़ा होगा? चित्रा जी, पहले मैं ये जवाब दूं। जी हाँ, पहले मैं ये जवाब दूं। मैं पहले एक बात कहना चाहती हूँ, नेशनल टीवी पर हम 2 महिलाएं हैं और कल सारा विश्व जो खड़ा होकर महिला दिवस मनाएगा, लेकिन देखिए कितने आराम से एक गाली दी जाती है और दोनों प्रवक्ता गाली वो दे रहे हैं, और जिस जानवर को रेफर कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता रही हूं कितना स्तरहीन और तर्कहीन इन दोनों लोगों ने इस डिबेट को बना दिया। खैर, ये इनकी मान्यताएं हैं। मुझे सिर्फ थोड़ी हंसी आती है, बीजेपी परिवर्तन की बात करती है, लेकिन बोलिए एक बार उनकी बात हो जाए, उसके बाद बोलिएगा। तो मैं बोलूं? बोलिए सुप्रिया जी। बीजेपी बहुत परिवर्तन की बात करती है, लेकिन सारे के सारे टीएमसी के लोगों को ही अपने में समावेश कराती जा रही है। वही सब जो अभी तक कट मनी, टोकन मनी सिंडिकेट कर रहे थे, अब बीजेपी में आकर सबके सब गंगा नहा जाएंगे। ये इनका फॉर्मूला हर जगह रहता है, इस पर मैं क्या बोलूं। मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि जिस प्रदेश में टीएमसी ने एक तरफ और भाजपा ने एक तरफ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और देवी की स्वरूप दुर्गा को ही लड़ा भिड़ा दिया, उस प्रदेश में हम इन लोगों से क्या आशा कर सकते हैं? इनको ना ईश्वर चंद विद्यासागर पता है, उनकी मूर्ति जाके तोड़वा देते हैं भाजपा वाले। बिरसा मुंडा की गलत प्रतिमा पर माला पहना के आ जाते हैं अमित शाह। और अवस्थी जी, मुझे पता नहीं आपको पता है कि नहीं, मुझे पक्का लगता है जानकारी होगी, शायद भ्रमित करना चाह रहे हो जानबूझकर। इंडिया 5 ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी से हटकर अब 7th स्लोवेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड हो गया है। तो पता नहीं आप किस अर्थव्यवस्था को ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि जिस अर्थव्यवस्था को मैं ट्रैक कर रही हूं उसमें 8% का संकुचन होगा, और ये सरकारी आंकड़ा है इस साल। बेरोजगारी 7% पर है, और हम वर्ल्ड की 5th फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी से गिरकर 7th स्लोवेस्ट इकोनॉमी हो गए। तो पता नहीं कौन सी अर्थव्यवस्था को आप लोग ट्रैक करके कोट करते हैं। बीजेपी के भाई साहब कह रहे थे कि बेरोजगारी हमारे दर में ज्यादा थी। 7% बेरोजगारी ऐसे विश्व में, ऐसे राष्ट्र में जो विश्व गुरु बनने का दम रखता है, जो सबसे युवा राष्ट्र है, ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। और इस पर अगर समय रहते प्राथमिकता नहीं दी गई तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बनेगी, जो ये सरकार समझ नहीं रही है। ठीक है, ये चित्रा जी, आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि ये जो 6th और 5th जो इकोनॉमी वर्ल्ड में आई थी, भारत वो कब आई? भारत कब पहुंचा उस नंबर पर? नरेंद्र मोदी के समय में। एक बात। दूसरे जो मैंने आंकड़े दिए within the last 4 years of the UPA, within the last 4 years of the UPA, first 2 years of the BJP। आपने सवाल पूछा तो मैंने सवाल का जवाब दे दिया। प्रोजेक्टेड, मैंने भी प्रोजेक्टेड बताया है कि जो प्रोजेक्टेड है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की जो इकोनॉमी है अगले आने वाले समय में, वो इंडिया की है। और जो मैं आंकड़े देख रहा हूँ वो मैं विश्वास के साथ बता रहा हूँ आपको। और दूसरा विश्वास भारत के इस समय की शासन व्यवस्था पर भी है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त शासन चल रहा है, आरबीआई और सीएसओ को विश्वास नहीं लग रहा है। कोई भी एक स्कैम जो रोज यूपीए की सरकार के समय में एक स्कैम आता था,
पिछले 6 वर्षों में एक भी स्कैम नहीं आया। सारा का सारा स्कैम हम दो और हमारे दो का चल रहा है भाई, और किसी के लिए हो ही क्या रहा है? सुप्रिया जी, एक बार उनकी बात हो जाए, देखिए आपके बीच में कोई बोलता है तो आप तुरंत टोकती हैं। एक बार अपनी जेश अवस्थी की बात हो जाए, और साथ ही पीएम मोदी ने अपने दोस्तों पर भी आप लोगों को जवाब दिया है, उस पर आप बोलिएगा, लेकिन उसके पहले अपनी जेश जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। सुप्रिया, चित्रा जी, बड़ी साफ जरूर बोलना चाहूंगी। मैं आत्ममुग्धता जो है वो सबसे बड़ा दुर्गुण होता है, और ये दुर्गुण अगर टीएमसी को है कि आज उसको अगर परेड ग्राउंड खाली दिख रहा था तो वो उसकी मर्जी है। जहां तक आपने पूछा कि कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, कांग्रेस तो वहां पर इलेक्शन तीसरी पार्टी के रूप में लड़ रही है, वहां पर प्रथम पार्टी के रूप में तो लड़ी नहीं रही है। और जिसके साथ इन्होंने गठबंधन किया है वो तो ये अल्लाह से दुआ मांग रहा है कि 50, 60, 70 करोड़ भारत के लोग मर जाएं, एक ऐसा वायरस आए, उसके साथ ये करते हैं, उसके साथ गठबंधन करते हैं। उसके बावजूद कहते हैं कि हमें किसी से धर्मनिरपेक्षता का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम तो देंगे बाकियों को सांप्रदायिकता का सर्टिफिकेट, लेकिन हमें किसी से नहीं चाहिए। कमलनाथ इनके चीफ मिनिस्टर कहते हैं मुझे 90%, 100% मुसलमानों के वोट चाहिए। सिद्धू साहब कहते हैं तुम 65% हो, इकट्ठे हो जाओ तो बाहर कर दोगे इस बाउंड्री लाइन से बाहर। इसके बावजूद ही अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। ये वास्तविकता ये है कि इस देश में लगातार धर्मनिरपेक्षता के नाम पर अल्पसंख्यकों को डरा करके, धमका करके, भय दिखा करके उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। ठीक है, अब वो इस्तेमाल होने से नकार रहे हैं अपने आप को। इस पर भी आप जवाब दीजिए। और घर के भीतर ही इतना झगड़ा छिड़ा हुआ है पीरजादा के शामिल होने को लेकर, घर तो आप लोग ठीक कर नहीं पा रहे हैं, बाहर वालों को ज्यादा देख रहे हैं, ये भी आरोप लगातार लगते हैं कांग्रेस पे। मैं मोदी जी के भाषण पर पहले थोड़ी टिप्पणी कर दूं, क्योंकि उन्होंने बड़े सारे अपने दोस्त गिनाए, एक वर्ग को गिनाना भूल गए, वो देश के किसानों को गिनाना भूल गए। वो भूल गए कि किसान भी उनके दोस्त हैं, और वही किसान 100 दिन से ऊपर हो गया, आज 102वां दिन है, जो सड़कों पर बैठने को मजबूर हो गए। पहले कड़कती जाड़े में, अब चिलचिलाती गर्मी आने वाली है, वो सड़क पे बैठे हुए हैं। मोदी जी ने 20 जनवरी को कहा था मेरे रास्ते खुले हैं, मैं एक टेलीफोन दूर हूं। काहे 7 डिस्ट्रिक्ट का इंटरनेट बंद किया हुआ है? क्यों नहीं किसानों से बात कर लेते? 260 किसानों की शहादत के बाद भी एक शब्द मुंह से नहीं फूटता है भाजपा के प्रवक्ताओं का, मंत्रियों का, या मोदी जी का आंखें नम नहीं होती। तो क्या वो दोस्त नहीं है? क्या वो आपके दुश्मन है? क्या उनसे आप मित्रवत व्यवहार नहीं कर सकते हैं? दुश्मनी निभा रहे हैं? भाई दोस्तों की बात कर रहे थे तो मैंने सोचा पूछ लूं, क्या किसान इस देश में आपके दोस्त नहीं है? यह सवाल तो वाजिब है। आपने कहा अल्पसंख्यकों की बात, मुझे लगता है अल्पसंख्यक की बात आरएसएस बिल्कुल ना करे, और इसलिए ना करे क्योंकि जितना डर और भय का माहौल आपने बनाया हुआ है, और जिस तरह की बातें हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही हैं कि कपड़े देखकर पता चल जाता है, उस तरह की बातें एक सभ्य समाज में होनी ही नहीं चाहिए। लोग कलर बता रहे हैं एंकर का, अरे ये कलर हमारे तिरंगे में भी है, भगवा भी हमारे, सैफरन भी हमारे, केसरी भी हमारे तिरंगे में, वो सब समावेशित होकर देश बनता है। लेकिन जिन लोगों ने 53 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, वो क्या जानेंगे इसकी अहमियत और इसकी वक्त। मेन मुद्दे पर आ जाइए। एक तो देखिए, मैंने सवाल आपसे पूछा था कि घर में ही इतने ज्यादा भेद हैं, बाहर वालों पर तो बाद में निशाना साध दिया, आपकी पार्टी में ही एक राय नहीं है कुछ मुद्दों पर। जल्दी से इस पर टिप्पणी, उसके बाद अपनी जैसी को जोड़ना चाह रहे थे। मैं मुझे बोलना चाहिए तुरंत। देखिए हमारी पार्टी एक हुक्मरान से नहीं चलती है, हाँ, इसीलिए अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है। हमारी पार्टी एक हुक्मरान से नहीं चलती है, हाँ, लोगों की व्यक्तिगत राय हो सकती है। नहीं, अध्यक्ष तो है हमारी सोनिया गांधी जी, आपको इसके बारे में नहीं पता है क्या? सोनिया गांधी जी हमारी अध्यक्ष है, मुझे नहीं पता, आपको जानकारी है? मुझे पूरी जानकारी है सुप्रिया, आपको मुझे जानकारी देने की जरूरत नहीं है। समाचार के लिए जितनी जानकारी होनी चाहिए उतनी पूरी जानकारी है। मेरी पार्टी के बारे में क्या बनाया है उसका पार्टी परिवार से चलती है, ये बोले ना, एक परिवार से ही चलती है, एक जल्दी से इस पर टिप्पणी हो जाए, फिर अभिजय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। चलिए, हम दो हमारे देशों तो नहीं चल रही है, सिर्फ अंबानी अडानी की तो सरकारें नहीं चला रहे ना। हम अपना मुंह बंद रखिए, हम दो हमारे दो वालों, चुप रहिए, देश के बारे में सोचिए। देखिए क्या देश में त्राहिमाम मचा हुआ है। हम दो हमारे दो वाले जो हैं वो अमीर पे अमीर होते जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, अरे भाई आपने तो क्रियान्वित कर दिया ना अंबानी अडानी के लिए, हमने तो देश के लिए नारा दिया था। ये थोड़ी कहा था कि देश को बना दो, हमने ये थोड़ी कहा था एक वो बना दो। परिवार की पार्टी तो नहीं है बीजेपी। आप
पता नहीं रिलायंस स्वयं सेवक संघ के है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के, मुझे तो ये भी नहीं पता। ठीक है, अवनीश जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, जल्दी से एक छोटा सा कमेंट ब्रेक कर चित्रा जी जो लगातार पिछले दिनों बातें उठती रही है, मुझे लगता है कि अगर सरकार नहीं भी लाएगी और अगर अंबानी या रिलायंस इंडस्ट्रीज नहीं भी लाते हैं तो कोई ना कोई एनजीओ ला करके, कोई ना कोई ऐसा एकेडमिक ग्रुप ला के दिखाएगा कि अंबानी कब अंबानी बने, अंबानी कब अंबानी बने, अडानी कब अडानी बने और किसने उनको कितना फायदा पहुंचाया, आंकड़ों के साथ, रुपयों के साथ, रुपए पैसों के साथ, किसके साथ दोस्ती थी, ये सब सामने आने वाला है, ये सब सामने आने वाला है। कैसे बजट से पहले उनको बताया जाता था, बजट से पहले उनको बताया जाता था कि बजट में क्या आ रहा है, ये सब है, कागजात है, ये प्रमाण है, ये प्रमाण है, प्रमाण के साथ आएगी सारी बात। दो लोग जब साथ में बोलेंगे तो स्पष्ट आवाज नहीं हो पाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि डिबेट की मर्यादा होनी चाहिए। बार बार एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने से किसी को भी बचना चाहिए। लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल की राजनीति आगे बढ़ रही है, किस तरह के रंग वहां पर देखेंगे और ये जो खेला हो अभी चल रहा है राजनीतिक दलों के बीच, ये कहां पर जाकर खत्म होगा, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। एक छोटे से ब्रेक के बाद खेला हो या खेला खत्म हो गए, इससे पर लगातार आप दंगल में बड़ी बहस देख रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन नंदीग्राम में होगा इस बार महासंग्राम। हल्ला बोल सईद अंसारी के साथ ब्रेक के बाद जरूर देखिएगा, देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।